हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रगति कोचिंग में। मैं देवेश चौधरी आज आपको इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। हालांकि इस टॉपिक को पढ़ते भी बहुत हैं, पढ़ाते भी बहुत हैं और तुमने भी बहुत पढ़ा होगा अब तक विचारों से, जादूगरों से और महारथियों से। एक बार एक साधारण आदमी से भी पढ़ के देखो। तो आज का टॉपिक है बिल्कुल बेसिक, सबसे पहला टॉपिक। यानी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, यानी कि जो जीएस शुरुआत जहां से होती है, इट मींस अगर हम इस सब्जेक्ट को देखें तो इसमें जो दो शब्द हैं जी और एस, ये दो शब्द एक्चुअल में बताया जाता है कि सबसे ज्यादा बेवफा हैं। यानी कि ये कभी भी किसी भी जगह से पढ़ लेता है बालक, लेकिन पूरा फंसता नहीं उसका। उसका एक रीजन होता है कि लोग उस तह तक जाते नहीं है। बस ये है कि जीएस स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया और बस रटाते चले गए। या मोस्टली तुमने देखा होगा चैनल्स पे, आजकल तो खैर हमारे स्टूडेंट भी पढ़ाने लग गए हैं, तो उन चैनल्स पे देखा होगा बस धुआंधार तरीके से क्वेश्चंस कराते रहते हैं। तो देखो क्वेश्चंस तो भाई देखो, आजकल बहुत बढ़िया किताब आती है लूसेंट, उसमें भी तमाम 10-20 हजार क्वेश्चन है, उन्हें रट लो। तो क्वेश्चन रटने से जीएस थोड़ी ना फंसती है। अब जरा सा इधर उधर घुमा दिया जीएस में क्वेश्चन को तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए बड़ा कॉन्सेप्ट के साथ, और आजकल पेपर बहुत खतरनाक हो गए। आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले, बल्कि जहां तक है कल या परसों में ही ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन जब आया है, तो उसमें भी 2 फेज में एग्जाम कराया है। अब लगाओ, ग्रुप डी जैसा पेपर 2 फेज में करा रहा है बोर्ड। इसका मतलब है कि ये जो एग्जाम है आने वाले समय में, अगली 1 साल में, यानी कि जैसे ही अब एग्जाम शुरू होंगे यूपी में भी, जैसे इलेक्शन के बाद शुरू होंगे, तो एग्जाम का पैटर्न बहुत गजब का होने वाला है। यूपी पुलिस का एग्जाम भी आने वाला है और वो भी बड़ा बेहतरीन आना है। और यूपी पुलिस में तो बदनाम रही है, जीएस के फंसती नहीं है। उसके कई सारे रीजन हैं, जैसे मैं आपको बता दूं। पहला देखो क्या होता है कि यूपी पुलिस में जीएस तो है ही है, प्लस इसके साथ में एक टॉपिक बढ़ जाता है यूपी स्पेशल। अब क्या है कि यूपी स्पेशल पे इतना पकड़ होती नहीं है बच्चे की। कहो तो किसी किसी सेट में 10 से 12-15 क्वेश्चन तक इसके ही आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, यूपी स्पेशल के। फिर प्लस में अगर हम देखें तो आजकल एक बड़ा इशू और बन गया है जीएस में, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर्स। भाई साहब, ये दोनों अगर हम मिला लें तो दोनों मिलाकर के यूपी पुलिस में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में फिर अगर आगे चलें तो कुछ जीएस में ऐसा पोर्शन होता है, खास करके यूपी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमी है हमारी, या जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं लोग, हालांकि इकोनॉमिक्स आती नहीं है, वो होती इकोनॉमी है, लेकिन आती इकोनॉमिक्स से ही है। तो इकोनॉमी हो गई और एक जनरल साइंस, ये 2 पोर्शन ऐसे हैं भैया जो कम आते हैं यूपी के। हालांकि कोई भरोसा नहीं कब कहां से कैसे पेपर आ जाए, क्योंकि रेलवे में भी ऐसा ही होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल शुरुआत है जीएस की। करंट अफेयर वगैरह जब हम पढ़ाते हैं तो वीकली चलता ही है। यूपी स्पेशल भी वीक में 2 क्लास हम दे देते हैं जब ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ऑनलाइन भी प्रयास करूंगा मैं कि क्लास दूं आपको। तो इस क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे बिल्कुल शुरुआती दौर पढ़ेंगे। जैसे हम मान के चलो कि कोई भी चीज स्टार्ट कहां से होती है, यानी कि जब धरती पर कुछ नहीं था, दुनिया में कुछ नहीं था, तब तक कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई इस जीव जगत की। ध्यान से समझना, ठीक है भाई, पढ़ लो ध्यान से। बहुत दिन हो गए होंगे तुम्हें, कई दिन से ब्रेक लग रहा है और लगातार डिमांड चल रही थी कि क्लास नहीं आ रही है यूट्यूब पर, ऑनलाइन क्लास नहीं आ रही। तो देखो, अगर हम शुरुआत देखें तो चाहे जीएस का कोई भी सब्जेक्ट मान लो आप बस ये समझ के पढ़ा करो कि तुम जीएस पढ़ रहे हो, न कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस। कभी किसी सवाल पे लिखा थोड़ी आएगा कि भाई साहब ये हिस्ट्री का सवाल है कि पॉलिटी का है। सवाल तो सवाल आएगा। तो अब यहां पे क्या है कि इसको आप देखें तो शुरुआत में अगर हम देखें तो एकदम पहला टॉपिक में, हालांकि ज्योग्राफी का है और ज्योग्राफी से ही दुनिया की स्टार्टिंग हुई थी, इसलिए सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले शुरुआत करें कि ज्योग्राफी में हम जो है मेनली डिस्कस जिसके बारे में करते हैं वो है हमारी अपनी पृथ्वी, जिसको हम भैया इंग्लिश में कहते हैं अर्थ। ठीक है, अर्थ। अब देखो यहां से ही कई चीजें ऐसी बन जाती हैं जो लोगों को लगती बड़ी आसान है लेकिन होती बड़ी कठिन है। जैसे मान लो कई बार पेपर में सवाल आया कि पृथ्वी का आकार होता है, बोले तो द शेप ऑफ अर्थ इज। अब आज तक तुमने मैडमों से, टीचर्स से बहुत सारे आकार पढ़े होंगे पृथ्वी के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें, आपने पढ़ा होगा पृथ्वी का आकार, अभी तक एक पढ़ा होगा आपने गोलाकार, लिखा होता है कहीं कहीं गोलाकार है पृथ्वी।
कहीं कहीं लिखा होता है कि पृथ्वी भैया नारंगी के आकार की है, कहीं लिखा होता है पृथ्वी तरबूज के आकार की है, कहीं लिखा होता है पृथ्वी अंडाकार है, कहीं पे लिखा होता है कि पृथ्वी चपटाकार है। कैसी है? पृथ्वी चपटाकार है। तो तमाम आकार अब तक पढ़ाए गए, हालांकि ये सारे आकार सही तो हैं समझाने के लिए, क्योंकि जिस बच्चे को कुछ नहीं आता, जो बिल्कुल फ्रेशर है, उसको तो तुम भाई जब बताओगे तो यही बताना पड़ेगा कि पृथ्वी भैया गोल है। अब पृथ्वी गोल है, बच्चा समझ गया अच्छा ऐसी है, इसलिए ये सब आकार बताए। लेकिन कंपटीशन में आकर के प्यारे हो, ये सब गलत है। कंपटीशन में आकर के धरती का इनमें से कोई आकार नहीं है। तो सवाल कितने बार आया है? कई बार आया है भाई साहब। यानी कि जब सवाल पेपर में आता है पृथ्वी का आकार, मैं बिल्कुल शुरुआत बता रहा हूं आपको, अभी कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि इन्हें तो स्टार्ट कर दिया पृथ्वी से, नहीं, अभी मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं। तो ध्यान से देखना अब इस बात को आगे कि पृथ्वी का अपना आकार कैसा है, पेपर में जब आए तो टिक क्या लगाना है। देखो भाई, हिंदी मीडियम की तादाद ज्यादा है, इसलिए हिंदी में पृथ्वी का अपना स्पेशल आकार है पृथ्व्याकार। मतलब क्यों रखा पृथ्व्याकार नाम? इसलिए रखा कि पृथ्वी का अपना आकार स्पेशल है, किसी से मिलता नहीं है। ठीक है कि नहीं? पृथ्वी का अपना आकार स्पेशल है, किसी से मिलता नहीं है। लेकिन ये पेपर में कम आता है क्योंकि ये तो सरल है, बालक है तो आराम से कर लेगो। ठीक है कि नहीं? तो बालक है बड़े आराम से कर लेगो। या वजह ते या को दूसरो नाम आवे, शुद्ध हिंदी को लिखो भैया, और वो आता है लद्ध्वाब। क्या आता है भैया? लद्ध्वाब। लद्ध्वाब, ये ऐसे लिखा आता है लद्ध्वाब। और यही एक शब्द और है जिसको लिख के देता है पेपर में, जिसका नाम होता है भैया जियोड। हालांकि ये इंग्लिश है, GEOID, जियोड, पर जियोड को ही वो देवनागरी लिपि में लिख देता है। तो सबसे ज्यादा बार ऑप्शन में या तो ये आता है या ये आता है, सबसे कम बार ये आता है। तो इसको तो भले ही भूल जाओ, क्योंकि या तो वैसे याद रख लेंगे तुम कि पृथ्वी का आकार पृथ्व्याकार, लेकिन यहां से सबसे ज्यादा आएगा लद्ध्वाब, या जहां तक है ये लिख देता है। तो अब बताओ, पृथ्वी के आकार ही हमें ना पता हो अब तक। तो कंपटीशन जब आते हैं तो कंपटीशन के बालक को एकदम जहर तरीके से पढ़ाया जाता है, और वो कंपटीशन का बालक एकदम जहरीला हो जाता है भाई साहब, तुम्हारी तरह, जैसे तुम लोग हैं। ठीक है? जो लोग पहले मुझसे पढ़े हो वो तो खतरनाक जहरीले हो गए, वो तो वैसे ही जहर फेंकते रहते होंगे। कुछ तो ये कह रहे होंगे अरे ये सब पढ़ा है मस्त तरीके से, तो टेंशन मत लो, जिनने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेंगे बेहतरीन। अब यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो बात ये आती है कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की। तो देखो, सब्जेक्ट की स्टार्टिंग तो तब करेंगे, पहले ये तो देख लो दुनिया कैसे आई है, दुनिया बनी कैसे है, तो समझने का प्रयास करो भाई प्यारे। देखो होता क्या है कि जब भी पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं तो मान लो पृथ्वी जे, ठीक है, अब हमें बनानी तो लगभग गोलाकार ही पड़े, क्योंकि एग्जैक्ट पृथ्व्याकार ना तो मैं बना सकता हूं और ना ही बढ़िया कोई आर्टिस्ट बना पाता है। लेकिन पेपर में क्या है, हमें सवाल का सही जवाब देना है भाई, और सवाल का सही जवाब देने के लिए बस समझ आना चाहिए, क्योंकि वहां ऑप्शन टिक करने, गोला भरना एक। अगर बहुत बढ़िया डायग्राम बनाने के नंबर मिलते तो भैया जो कलाकार हैं, जिनकी ड्राइंग बहुत बढ़िया है, वे सब बहुत बढ़िया नंबर ले आते, और हम तुम जैसे जिनकी ड्राइंग बहुत बेकार है वो को पास ही नहीं होते। तो यहां ड्राइंग का चक्कर नहीं है, बस ऐसे मान लो पृथ्वी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने मान लिया कि ये अर्थ है, ये पृथ्वी है। अब दादाओ भैया ध्यान से देखियो, पृथ्वी है, क्या पृथ्वी को अगर मैं एक और छोटा सा बॉडी बना दूं इसके आसपास, जिसको हम लोग कहेंगे चंद्रमा, चंद्रमा जिसको इंग्लिश में कहते हैं मून, जो दुनिया में हर एक आदमी को मामा है, ठीक है कि नहीं? चंदा सबको का है मामा। अब भाई सबका मामा है, क्यों मामा है? इसमें एक बड़ा चक्कर है, लोग मान लेते हैं ऐसा, हम भी मान ले तो क्या दिक्कत है भाई? पढ़ के मानने में या मान के पढ़ने में दिक्कत क्या आ रही है? कहां आ रही है दिक्कत? क्यों भाई दिक्कत कहां आ रही है? तो चंद्रमा पृथ्वी का भैया माना जाता है, और हम पृथ्वी को अपनी मैया मानते हैं, धरती मां, तो चंद्रमा को मामा मान लिया है। क्या पृथ्वी को चंद्रमा प्रभावित करता है? तो भैया बिल्कुल करता है। देखो ग्रहण लगते हैं, चंद्रमा की वजह होती है उसमें। भैया रात में बहुत ज्यादा उजाले वाली रात हो जाती है, चंद्रमा वजह होता है। कभी कभी बहुत अंधेरे वाली रात हो जाती है, चंद्रमा वजह होता है। इट मींस चंद्रमा पृथ्वी को प्रभावित करता है।
तो अगर मैं कहने लग जाऊं क्या सन बोले तो सूर्य प्रभावित करता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल यूं कर, तो भाई साहब पृथ्वी पर रोशनी तो यही की वजह से आ रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी को बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं, इसीलिए हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, जो महसूस हो रहा है, उन सबको मिला देना भैया, तो इन सबको मिला के कह दिया है वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड। इंग्लिश होती है इसकी यूनिवर्स, या यही तो कहते हैं अपनी भाषा में हम तुम लोग दुनिया। तो ये दुनिया है, दुनिया बोले तो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बोले तो यूनिवर्स। अब शुरुआत यहां से होती है भाई। बहुत लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी ने बनायो या वजह को नाम ब्रह्मांड है, लेकिन साइंस ये कहती है कि हम बात उसकी मानेंगे जिसका लॉजिकली प्रूफ होगा। और लॉजिकली प्रूफ तो भैया वैज्ञानिक ही दे सकते हैं। गामन के बहुत जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जिन्होंने वेद ग्रंथ, क्योंकि साइंस और धर्म में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो ही जाती है। धर्म कुछ बोलता है, साइंस कुछ बोलती है, और अलग अलग धर्म अलग अलग बोलते हैं। और हमारा तो ऐसा धर्म है जाके संस्थापक ही नहीं पता होंगे तुम्हें, क्यों भाई पता है भाई? अगर हम धर्मों की बात करें तो ध्यान करो, अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो तुम सबको पता है कि इस्लाम के संस्थापक हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। ईसा मसीह ने ईसाई धर्म चला दिया है ना, और महावीर स्वामी और ऋषभदेव चला गए जैन धर्म, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म चला गए। ऐसे ही अगर कोई आपसे ये पूछ जाए या पूछने लग जाए, या मैं आपसे पूछ रहा हूं, सर्च मान लेना, कई बार पूछ चुका हूं मैं बच्चों से कि हिंदू धर्म का चलाने वाला बोले तो फाउंडर ऑफ हिंदू रिलीजन या हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है, तो ढूंढ लो, कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि हिंदू धर्म वास्तव में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो बेसिक से शुरू हुआ हो। बात यह है कि भारत में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु, इंग्लिश होती है इसकी इंडस, जो आ रही है निकल करके मानसरोवर झील, सिनका वाव ग्लेशियर और नेपाल तिब्बत वाले बॉर्डर से। तो अब यहां पे भैया सिंधु से ही, अब आप हिंदी में जब पढ़ोगे तो हिंदी वाले सर आपको बताएंगे कि सिंधु यानी सा को ईरानी जब भारत में आए, यूनानी जब आए, तो भाई साहब बात ये हो गई कि इन्होंने सा को हा पढ़ा तो सिंधु से बन गया शब्द हिंदू, और इसी से ये कह दिया कि ये हमारा हिंदू धर्म है। कुछ लोग सनातन धर्म बताते हैं, सनातन धर्म का भी कोई बहुत पुराना एविडेंस ऐसा नहीं मिलता जिससे पता चल जाए कि इसका संस्थापक कौन है। तो भाई धर्म कुछ कहता है, साइंस कुछ कहती है। फिलहाल हमें जो बात माननी है वो साइंस की माननी है, क्योंकि हम यहां साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो साइंस ये कहती है कि ब्रह्मांड होता क्या है, तो ब्रह्मांड है जो भी तुम्हें दिख पा रहा है, जो भी तुम्हें महसूस हो पा रहा है इस जगत में, वो सब ब्रह्मांड है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, गैस, आकाश, पाताल, ये सब सबके सब भाई साहब हैं आपके अपनी दुनिया बोले तो ब्रह्मांड। ठीक, देखो जब हम आईएएस मेंस वगैरह के लिए पढ़ते हैं या ऑप्शनल ज्योग्राफी लेते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि जो यूनिवर्स है बोले तो हिंदी में लिखें इसको, तो हिंदी होती है भैया इसकी ब्रह्मांड, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं यूनिवर्स। ये बना कैसे था, तो ये बनने के पीछे साइंस ये कहती है कि 6 सिद्धांत हैं ऐसे जो ये बताते हैं कि भैया दुनिया कैसे बनी। देयर आर 6 मेजर थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त या सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो थ्योरी है उसका नाम है, बहुत सुन रखा होगा तुमने, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, तो देखो देवनागरी लिपि में वो लिखते हैं, तो है इंग्लिश तो बिग बैंग होती है ही। बिग का मतलब होता है बड़ा यानी कि महा, और बैंग का मतलब होता है विस्फोट या धमाका। तो ये हो गया महाविस्फोट सिद्धांत। इस सिद्धांत को जिस वैज्ञानिक ने दिया उसका नाम था भाई साहब जॉर्ज लेमेतेयर। क्या नाम था उसका? जॉर्ज लेमेतेयर।
जॉर्ज लेमेतेयर। इसने क्या बताया, बड़ी सुंदर बात बताई इसने, ध्यान से समझना भाई और बड़े इत्मीनान से। 1 मिनट में आप 5 मिनट बस ध्यान से समझ लो, आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दुनिया में सबसे पहले क्या बना और कैसे बना और कौन सी रिएक्शन से बना सब पता चल जाएगा। बस 5 मिनट कॉपी पेन लेके बैठो भाई। ये लाल टोपा वाले भैया, हाँ दिख रहे हैं तुम, ठीक है, सही तरह से बैठो यार, रजाई में बैठे हैं यार, एकदम खतरनाक ढंग से पढ़ रहे हैं, फिर भी ऐसे पढ़ रहे हो। चलो ठीक है, तो महाविस्फोट सिद्धांत किसकी उत्पत्ति बताता है, कौन कैसे बना कौन बताता है। ये इतने बार आ चुका है कांस्टेबल, जीडी और पुलिस, रेलवे, एसएससी वगैरह में कि हर बार पूछ लेता है कि महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी किसकी ओरिजिन या किसके बारे में बताता है। तो ये बताता है कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया बोले तो ब्रह्मांड कैसे बना। ठीक, अब देखना क्या बताती है ये थ्योरी, तो ध्यान से समझना। वैसे 6 थ्योरी हैं, लेकिन जो मान्यता मिली हुई है सबसे ज्यादा वर्तमान में वो एक ही थ्योरी को मिली है। और वो थ्योरी कौन सी है भाई साहब, द बिग बैंग थ्योरी। क्यों मिली है ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखो महाविस्फोट सिद्धांत क्या कहता है, जैसे मान लिया मैंने कि ये सूर्य है सन, इसको मान लिया मैंने ये है पृथ्वी, इसको मान लिया मैंने ये है चंद्रमा बोले तो मून। जॉर्ज लेमेतेयर साहब ने कहा कि देखो आज की डेट में दुनिया में अगर हम सारे पिंड देखें तो दुनिया के जितने भी बॉडी हैं, अब बॉडी के लिए एक शब्द आता है, ध्यान देना, एक सवाल एक सॉरी शब्द तुमने लिखा देखा होगा किताबों में, उसमें लिखा होता है खगोलीय पिंड। एक बहुत गजब का शब्द लिखा होता है खगोलीय पिंड। इंग्लिश होती है इसकी सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड। भाई साहब खगोलीय जो शब्द है वो खग से आया है, और खग पक्षी को ही तो बोलते हैं, तो जो उड़ ले वो खगोलीय कहलाता है, जो उड़ सके पक्षी की तरह, खग। तो खगोलीय का मतलब हो गया इस दुनिया में जो पिंड उड़ रहे हैं, उड़ने का मतलब है यहां जो लगातार गति कर रहे हैं, ऐसे पिंड। अब गति कहां हो रही है, धरती पे तो हो रही नहीं है क्योंकि वो तो धरती से ही टच है। तो गति जो हो रही है वो हो रही है एक जगह जिसको हम लोग बोल देते हैं अंतरिक्ष, या इंग्लिश होती है इसकी स्पेस। तो स्पेस में ना कह करके आप, स्पेस तो खाली जगह होती है, खाली जगह का मतलब है ऐसी जगह जहां किसी का गुरुत्वाकर्षण बल ना हो। तो ध्यान देना आराम से, यहां पे बात यह आई कि ऐसे पिंड दुनिया में जो लगातार ब्रह्मांड में गति करते रहते हैं, अर्थात मैं कह सकता हूं सूर्य या उसके किसी अन्य तारे के आसपास घूमते रहते हैं। अब इनके घूमने के पीछे जो कारण है वो बताया गया है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसकी वजह से जितने भी पिंड घूम रहे हैं इस जगत में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, वो सब पिंड कहलाते हैं खगोलीय पिंड। पिंड का मतलब है कोई भी बॉडी। मैं भी एक पिंड हूं, आप भी एक पिंड है, ये मार्कर भी एक पिंड है, ये बोर्ड भी एक पिंड है, ये माइक भी एक पिंड है। तो दुनिया में जो भी कुछ स्थान घेरता है, मतलब टेक्निकली भाषा में, और जो दिखता है वो सब पिंड होते हैं। तो पिंड तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो आसमान में, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, आसमान में आसमान नहीं होता, वो आसमान तो तुम्हारे ऊपर है, जस्ट एक ही मंडल में 18-20 किलोमीटर तक, उसके ऊपर नहीं है। तो जो इस अंतरिक्ष में, या कह लो आप इस ब्रह्मांड में जो पिंड लगातार गति कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से, वो सब पिंड कौन से पिंड कहलाते हैं दादा? वो कहलाते हैं खगोलीय पिंड। बात क्लियर हुई? तो इसके बाद में अब बात करते हैं कि खगोलीय पिंड, जो मैं 3 की बात कर रहा था उसी पे आ जाते हैं। तो ये जो 3 पिंड है मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है, ऐसे सब के साथ होता है, ठीक है। तो ये जो 3 पिंड दिख रहे हैं आपको, इनका लेमेतेयर साहब ने बताया कि भाई साहब ये लगातार, अगर इन्हें आप दूसरे दिन देखोगे तो सन, अर्थ और मून के बीच में दूरी बढ़ जाती है। फिर अगले दिन देखते हैं तो फिर ये पता चलता है कि सन, अर्थ और मून के बीच में दूरी बढ़ जाती है। मतलब लगातार हर एक खगोलीय पिंड एक दूसरे से दूर जा रहा है, और बिल्कुल प्रैक्टिकली बिल्कुल फिट है। आप जब पढ़ोगे,
रिसर्च वगैरह पे जाओगे तो पता चल जाएगा कि ये जो बात है वो बिल्कुल सच है। इसका मतलब ये सब दूर जाते चले जा रहे हैं, दूर जाते चले जा रहे हैं, और एक दिन इतने दूर चले जाएंगे कि बहुत ही दूर चले जाएंगे। लेकिन वो आगे की कल्पना है। हम लौट के आते हैं, जरा देखना कि आज ये इतने पास हैं, कल और पास रहे होंगे, इससे पहले और पास रहे होंगे, उससे पहले और भी पास रहे होंगे, और एक दिन दादा ऐसा होगा प्यारे, एक दिन ऐसा रहा होगा जिस दिन ये सभी एक ही जगह पर रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना, इमेजिनेशन की गई है, लेकिन ये इमेजिनेशन फिट बैठती है। बोले आज से लगभग कितने साल पहली बात है? तो भाई साहब आज से लगभग पहली बात है, ये कहा जाता है 15 अरब साल पहले। कितने अरब साल पहले? 15 अरब साल पहले। और अरब को ही हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं बिलियन। बिलियन मतलब होता है 1 अरब, और मिलियन मतलब होता है 10 लाख। तो हम ये भी कह सकते हैं 15 बिलियन या 15 बिलियंस ईयर एगो, आज से 15 अरब साल पहले दुनिया जो ब्रह्मांड है वो सिर्फ एक ही नहीं कहेंगे, इस टाइप के, जिसको सुना होगा तुमने, बहुत कहते रहते हैं लोग, पहले दुनिया मटर के दाने में ही, तो मटर के दाने के जैसे एक आध नहीं, एक आध होता तो एनर्जी जनरेट नहीं होती, ऐसे छोटे छोटे 2 4 6 कुछ पिंड रहे होंगे आज से 15 अरब साल पहले। और वे पिंड आपस में टकराए, और जैसे ही आपस में टकराए तो आपस में टकराने से ही हो गया विस्फोट, और प्यारे इसी विस्फोट को कहा गया महाविस्फोट। इट मींस यही कहलाता है बिग बैंग, और इसी से थ्योरी बन गई लेमेथियर साहब की, और हमने नाम दे दिया बिग बैंग थ्योरी। तो दुनिया बनी कौन सा सिद्धांत बताता है? महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। अब जरा सा 5 मिनट का सवाल और करना। देखो भाई, यह सिद्धांत क्यों माना गया है सबसे ज्यादा? क्योंकि हमारी, तुम्हारी और जो पढ़ेंगे सबकी समझ में बैठ रही होगी बात कि भाई साहब हां, लगातार दूरी बढ़ती जा रही है इन सब पिंडों के बीच में। जब दूरी आज 10 किलोमीटर है तो कल 8 हो रही होगी, परसों 7 भी रही होगी, कभी 6 भी रही होगी। जब रोज लगातार बढ़ रही है तो पहले कम होगी, जब कम रही होगी लगातार कम होती जाएगी, तो एक दिन ऐसा रहा होगा कि बिल्कुल एक ही जगह होंगे, और एक ही जगह होंगे तो इनमें ब्लास्ट हुआ तो महाविस्फोट। तो महाविस्फोट सिद्धांत किसका जन्म बताता है? ब्रह्मांड का। अब महाविस्फोट जब हो गया तो इसके बाद में क्या हुआ? तो ध्यान से समझना भाई साहब, आज आपको यह बात पता चलेगी कि दुनिया की शुरुआत में बना क्या था, और यह दुनिया के रहस्य से आपको बिल्कुल रूबरू करा दिया जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूंगा यहीं से कि कुछ लोग गांव में या शहर में भी सवाल करते रहते हैं कि ज्यादा पढ़ो लिखो तो बता मुर्गी पहले आई कि अंडा, तो यहां से ही पता चलेगा कि कौन पहले आया। चिंता मत करो, साइंटिफिक लॉजिक बताऊंगा, ऐसे ही नहीं हवाबाजी में। देखो, जैसे ही महाविस्फोट हो गया तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जन्म हो गया। यह बिल्कुल उस समय की बात है जब तक कुछ था ही नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जन्म हो गया। फिर बहुत सारी गैसों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे मेन थी हाइड्रोजन और दूसरी सबसे मेन थी हीलियम। ऐसा कहते हैं कि हाइड्रोजन थी लगभग 70% और हीलियम थी लगभग 26 या 27%। ये एकदम स्टार्टिंग की बात है, जब तक पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, हम तुम कोई कुछ नहीं बन जाते तो फिर कहा है। तो भाई साहब यहां से ये गैस बन गई, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पैदा हो गए, और पैदा हुए बहुत सारे बल, फोर्सेस। इन बलों में सबसे फेमस बल न्यूक्लियर फोर्स। फेमस नहीं है, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बल है, या मैं कह सकता हूं स्ट्रॉन्गेस्ट कह लो, या मोस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स है दुनिया का। जितने भी तुमने बल सुने, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, नाभिकीय बल, और जितने भी और सुने हो आपने, विद्युत चुंबकीय बल, वो सब में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली बल होता है वो होता है आपका नाभिकीय बल। अब देखो, कुछ लोग तुम में से नोट्स बनाने पे जोर लगा रहे होंगे, कॉपी में तुरंत लिख रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे कि जिस स्क्रीनशॉट को मौका ना दे रहे, रुक जाओ ना कि टॉपिक पढ़ लो, फिर स्क्रीनशॉट भी लेंगे, पीडीएफ भी बनवाएंगे, सब मिलेगा, पहले समझ लो नाभिकीय बल दुनिया में कब पैदा हुआ दादा?
कब पैदा हुआ प्यारे? जब हो गया महाविस्फोट। महाविस्फोट के बाद ही दुनिया में क्या पैदा हुई? गैस। तो बताओ दुनिया में आज भी और उस समय भी सबसे ज्यादा कौन सी गैस? हाइड्रोजन। दूसरी सबसे ज्यादा कौन सी गैस? हीलियम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जन्म कब हुआ? जब महाविस्फोट हो गया। बलों का काम कब से शुरू हुआ? जब महाविस्फोट हो गया। तो नाभिकीय बल पैदा हुआ उसी समय विद्युत चुंबकीय बल पैदा हुआ, बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, ये भी पैदा हो गया। और जो सबसे फेमस बल है जिसका नाम सबसे ज्यादा आता है, जीएफ। ठीक है, जीएफ का मतलब वो नहीं है, जीएफ का मतलब है यहां पे ग्रेविटेशनल, और एफ का मतलब होता है फोर्स। हालांकि काम दोनों का सेम ही है, पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल कहते हैं भाई? गुरुत्वाकर्षण बल। दुनिया में जिस सबसे ज्यादा चर्चा में तो रहता है दादा, पर जी बल हत का है सबसे कमजोर बल है प्रकृति का। तो प्रकृति में, नेचर में सारी चीजें बलों पे ही डिपेंड करती हैं या बलों से जुड़ के ही जुड़ी हुई हैं। तो दुनिया में, प्रकृति में सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, प्रकृति का सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल। ये दोनों ही बल या और भी तमाम टाइप के बल कब जनरेट हुए, कब पैदा हुए? जब ब्रह्मांड की हो गई उत्पत्ति, यानी कि क्या हो गया? महाविस्फोट। जैसे ही ये सब हो गया तो इससे आगे जॉर्ज लेमेत्रियर साहब ने बताया कि देखो भाई, जैसे ही महाविस्फोट हो गया, गैसें आ गई, गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लग गया, जो आज की डेट में या उस समय भी दुनिया का प्रकृति का सबसे कमजोर बल था। उसी के साथ साथ नाभिकीय बल भी पैदा हुआ। अब ये नाभिकीय बल लगता कहां है? ये लगता है हर एक परमाणु के नाविकों के बीच में। एक परमाणु दूसरे परमाणु से जिस बल से जुड़ा होता है वो नाभिकीय बल कहलाता है। नाविक जुड़े होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में गति करते रहते हैं। ठीक, अब देखो भैया आगे, जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लग गया, एक्टिव हो गया महाविस्फोट के बाद, फिर हुआ ये कि छोटे छोटे पार्टिकल्स ने गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गैसों को अपने आसपास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और जब गैसों को अपने आसपास इकट्ठा करना शुरू कर दिया तो अच्छा, गैसों को किया है, और गैसों में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन, और दूसरी सबसे ज्यादा है हीलियम। इस टाइप से छोटे छोटे पार्टिकल्स के आसपास, यानी जहां तक जाकी ताकत लगी वहां तक ही उसने खींच ली गैस, दूसरे पार्टिकल्स ने दूसरी तरफ खींच ली, तीसरे ने अपनी तरफ खींच ली, ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप बन गए। और ये जो ग्रुप बने, यही ग्रुप गैसों के थे, और इन गैसों में कौन सी गैस सबसे ज्यादा थी? हाइड्रोजन, दूसरी हीलियम। तो साइंस ये कहती है कि इसमें प्रेशर इतना ज्यादा हो गया, बोले तो एचपी यानी हाई प्रेशर, उच्च दाब। हाई प्रेशर को हिंदी में हम लोग बोल देते हैं उच्च दाब, और इसी में पैदा हो गया हाई टेम्परेचर, एचटी, बोले तो उच्च ताप। अब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से साइंस ये कहती है कि जो हाइड्रोजन हथकाई इन गैसन की, वो धीरे धीरे बदलने लग गई हीलियम में। ध्यान दियो, हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलती है तो इसी अभिक्रिया को नाम दिया जाता। अब केमिकल रिएक्शन हो गई स्टार्ट। अब ये केमिकल रिएक्शन ही तो तत्व बदल रहे हैं, तो जब हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है तो इसी को वैज्ञानिकों ने नाम दिया, ये है नाभिकीय संलयन। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION या FUSSION, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSSION। एक होती है फिजन, FISSION। फिजन माने होता है विखंडन। ये कौन सी अभिक्रिया हुई है दादा? भाई साहब, ये जो अभिक्रिया हुई, ये हुई नाभिकीय संलयन। इस नाभिकीय संलयन में हुआ क्या है? ध्यान से फिर समझ लो। नाभिकीय संलयन में हुआ कि हाइड्रोजन किस में बदलने लगी? हीलियम में। और हाइड्रोजन हीलियम में क्यों बदल रही है? क्योंकि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि गैस पास आ गई है। गैस पास क्यों आई है? क्योंकि इन पे काम कर रहा है ग्रेविटेशनल
फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे ही नाभिकीय संलयन हुआ, इस वाले हवा के गुच्छे में जो ऐसे ऐसे बने थे दुनिया में, अपने आप ही पैदा हो गया प्रकाश, बोले तो लाइट। और ऐसे ही लाइटेड बॉडी को हमने नाम दिया जिनमें प्रकाश खुद से पैदा हो गया, तारा या स्टार। और ऐसे ही बना हुआ है तुम्हारा अपना सन, यानी कि सूर्य, सन। तो सन भी क्या है? एक तारा। जो क्यों बना, या सूर्य एक तारा है, या कोई भी तारा तारा क्यों कहलाता है? क्योंकि उसमें खुद का क्या होता है? प्रकाश। खुद का प्रकाश सूर्य में या खुद का प्रकाश तारे में, किसी में भी पूछ लें आप, तो आपको यह पता चलेगा कि कोई भी तारा तारा इसलिए इसमें खुद का प्रकाश होता है। कोई ये पूछे सूर्य में या किसी भी तारे में खुद का प्रकाश क्यों पैदा हो रहा है, तो आंसर करना कितने बार आया हुआ सवाल है कि सब एक रिएक्शन हो रही है इनमें जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन, बोले तो नाभिकीय संलयन। इसका मतलब यहां की हाइड्रोजन किस में बदल रही है? हीलियम में। इसलिए दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या बने? तारे। तो ऐसे दुनिया शुरू हुई है और आगे बढ़ती जाएगी। तारे बनेंगे, फिर तारे के बाद में कछु ऐसे पिंड बनेंगे जिनको अपनो प्रकाश नहीं होगा, जिनते हम लोग कह देंगे दद्दाओ, लालाओ, प्यारे ग्रह, इंग्लिश में कह देंगे प्लेनेट या प्लेनेट्स, फिर उपग्रह, फिर क्षुद्र ग्रह, फिर उल्का पिंड, फिर टूटते हुए तारे, तमाम। लेकिन सबसे पहले क्या बना है? तारे। और तारे क्यों बन गए? नाभिकीय संलयन। ये जो व्हाइट बोर्ड पे या सॉरी इस स्मार्ट बोर्ड पे या डिजिटल बोर्ड पे जो छपा है रंगारंग कार्यक्रम, इसमें भाई साहब आपको कम से कम 10-5 सवाल मिलेंगे जो आए दिन पेपरों में आते रहते हैं। जैसे रिवीजन करें हम दौड़ के, तो सबसे पहली बात कि महाविस्फोट सिद्धांत काय के जन्म की बात बताता है? ब्रह्मांड के जन्म की बात। ब्रह्मांड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ब्रह्मांड के पढ़ने को एक नाम दिया जाता है कॉस्मोलॉजी, यानी ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी, COSMOSLOGY, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान। पेपर में यही ऑप्शन आवेगा, हिंदी में तो जे लिखो आवेगा और इंग्लिश तो इंग्लिश ही आवेगी। तो ब्रह्मांड क्या है? दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्मांड, जो कुछ भी महसूस हो रहा है सब ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, जन्म के बारे में, ओरिजिन के बारे में कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा जानकारी देता है? महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे दिया कौन ने है? जॉर्ज लेमेतियर ने। ब्रह्मांड में सबसे पहले सबसे ज्यादा जो आने वाली गैसें थी वो कौन कौन सी थी? हाइड्रोजन और हीलियम। ब्रह्मांड में जो महाविस्फोट हुआ उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आए। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगा, हां, जैसे ही बल एक्टिवेट हुए, तो बलों में सबसे ज्यादा मजबूत बल दुनिया का कौन सा है? प्रकृति का, वो है आपका नाभिकीय बल। दुनिया का सबसे कमजोर बल कौन सा है भैया? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से हाइड्रोजन गैसें इकट्ठी होनी शुरू हुई, और जब गैसें इकट्ठी होना शुरू हुई तो कौन सी रिएक्शन शुरू हो गई? नाभिकीय संलयन। तो देखो सवाल कैसे बनता है, तारे में प्रकाश उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? विच रिएक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइट इन एनी स्टार और सन? सूर्य में या किसी भी तारे में प्रकाश उत्पन्न होने के लिए कौन सी अभिक्रिया जिम्मेदार है या उत्तरदायी है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से प्रकाश पैदा हुआ और तारा कहलाया। ये हो क्या रहा है? हाइड्रोजन किसमें बदल रही है? हीलियम में। और ये क्यों हो रहा है? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से। ये सब कैसे हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ठीक, तो दुनिया में सबसे पहले तारे बने और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जानकारी देने वाला सिद्धांत ये रहा। और ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ये बिल्कुल शुरुआत है। अभी मुर्गी और अंडा को किस ना आवे दादा? अभी मत घबराइयो, बता दूंगा सब है। मुर्गी कैसे आई कि अंडा कैसे आया सब बता दूंगा, पर अभी धरती तो आन दो। अभी तो धरती ना आई तुम्हारी लाला, अभी धरती बनेगी, फिर मुर्गी अंडा की बात आवेगी। अभी सिर्फ बना है सूर्य। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्यादा थे तुम फिर बोर रह जाएंगे, सो जाएंगे, क्या फायदा है? जैसे ही है सो है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर कल की क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में। ठीक है, ओके, बाय।